Assalamualaikum, dear students. Thank you so much, sir, for handing me over. I think it feels very odd giving my introduction after sir has given his detailed and prestigious introduction. लेकिन ये है कि ज़ाहिर है I'm a part of this, तो introduction अपना देती चलूँ. So as you all know, my name is Atiya Siddiqui. I think there is a little mistake here. गलती से इधर अतिया उमैर लिखा हुआ है, but my name is Atiya Siddiqui. And first of all, I myself was a student of Sir Amar, and I took all the classes from SPM, so I'm an alumni of SPM as well. Introduction, humble सा मेरा ये है कि I have been teaching law and auditing to ICAP and ACCA students for almost 3 years now. Due to COVID, we suddenly, because everybody shifted to online, so I also had to face the same situation. So that made me proficient in online as well as on campus teaching streams. Because वो अचानक से जब सर पर पड़ी, तो we all started, we all jumped to that mode of teaching. But उससे एक इतनी जबरदस्त चीज सामने आई, which is ESPM, which is the online campus of SPM. कि हमें मतलब अंदाजा नहीं था कि फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इस्लामाबाद से एक इतनी अच्छी चीज निकल सकती है. सो बिकॉज वीकेंड्स पे जाके क्लासेस लेना डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, स्पेशली हु आर लिविंग इन हॉस्टल्स एंड दे हैव टू ट्रैवल टू देयर फैमिलीज ओवर द वीकेंड. तो पूरे दिन के आप ऐसे भी थके हुए होते हैं. सो ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज हमारे लिए हुई कि वी शिफ्टेड टू दैट मोड ऑफ टीचिंग, and then this idea of ESPM originated from it. So इससे ये साबित होता है कि किसी भी नेगेटिव चीज से कोई अच्छी चीज भी सामने आ सकती है. So I'm a full-time teacher and my objective is to make a change and bring ease in academics by instilling confidence among students. क्योंकि जितने ज़्यादा हम confident होंगे ICAP को फेस करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा आसानी से हमारा पेपर भी होगा और उतनी ही ज़्यादा आसानी से पेपर पासिंग रेशो भी बढ़ता जाएगा. और जैसे कि सर ने भी कहा कि टीचिंग सर बाय प्रोफेशन टीचर नहीं है, बट बाय पैशन टीचर हैं. मैंने ऐसा किया कि अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया. And after completing my 4 years training period from KPMG Tasir Hadi and Company, I decided to become a full-time teacher who will be totally dedicated to academia. So this is what I do, and now I'll be teaching CA final as well in this ESPM. So Alhamdulillah for this. And apart from that, I'm a proud member of the prestigious Institute of Chartered Accountants of Pakistan. And yes, I feel very proud of this fact. It was a difficult and long process, but Alhamdulillah, with the help of teachers and SPM, I was able to complete that certification. तो कॉर्पोरेट लॉ की हम बात करें. अभी नीचे एक क्वेश्चन भी आया कि CFAP 2 के बारे में मिस अतिया से पूछा जाए, तो बिल्कुल नेक्स्ट टर्न मेरी ही थी, तो उस वक्त सर बात कर रहे थे. कॉर्पोरेट लॉ की जो ओरिएंटेशन है वो मैंने इस तरह से प्लान की कि स्टूडेंट्स के साथ पहले डिस्कशन किया कि आपको क्या अभी तक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट लॉ, और क्या वजह है जिसकी वजह से ये आपका पेपर फेलियर आपको फेस करना पड़ा इन द पास्ट. अब जैसे कि सर ने डिस्कस किया कि पेपर हो गया है अच्छा खासा टफ, और हम वाकई शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छे टाइम पर पास हो गया. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर अभी पास नहीं हो सकता. बिल्कुल पेपर पास हो सकता है, बट हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी पड़ेगी उसकी. सो एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते जाएंगे. सबसे पहला जो प्रॉब्लम मुझे स्टूडेंट्स ने बताया जब मैंने उनसे डिस्कस किया वो ये कि सिलेबस बहुत ही जाइगैंटिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ शुरू हो जाता है, कहाँ ख़त्म करें. और क्योंकि ख़त्म करने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि शुरुआत ही इतनी देर से हुई होती है. फिर उसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम अभी नया है वो ओपन बुक पॉलिसी, और ओपन बुक पॉलिसी की वजह से एग्ज़ाम का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया. और जो अभी का पेपर आया है वो आप में से जो स्टूडेंट्स अगर कोई रिपीटर्स हैं तो उन्होंने डेफिनेटली उस पेपर को देखा होगा, और पेपर को देख के थोड़ी सी परेशानी भी हुई होगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स कहते हैं वो भी ओपन बुक से ही बेसिकली आपका रिलेटेड है.
वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लॉज, रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑन अ सिंगल सिचुएशन। क्योंकि पेपर आपका ओपन बुक हो गया है, तो अब वो एक क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको 4 लॉज और आ रहे होंगे कि जी इन इन पर्टिकुलर लॉज में कहाँ कहाँ से चीज आ रही है, और आपको फिर ये भी आ रहा होगा कि अगर एक ही लॉ में से डिफरेंट प्रोविजंस हैं तो वो डिफरेंट प्रोविजंस जो है वो किस तरह से फिट होंगी इन अ सिंगल सिचुएशन। चौथा प्रॉब्लम, इंटिमिडेटिंग लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज वैसे ही सबको बड़ी परेशानी वाली लगती है। प्रॉब्लम नंबर 5 इज इनएबिलिटी टू रिलेट विद द सब्जेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्योंकि फर्म में जाके अगर हमने कुछ सीखा भी होता है, वैसे तो इन डेप्थ इतनी जल्दी जब आपकी पहली अटेम्प्ट बन जाती है, इन डेप्थ आपको अभी तक ऑडिटिंग भी नहीं आई होती है, लेकिन जितना भी काम किया होता है थोड़ा बहुत आपने टच किया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या ऑडिट को, लॉ को आपने बहुत ज्यादा नहीं देखा होता। और सिक्स्थ प्रॉब्लम जो कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो यही है कि जी हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को इतनी लिफ्ट ही नहीं कराते हैं कि हम क्लास में इनरोल हो सकें। ठीक। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? प्लीज गिव योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। Thank you so much, Aqsa, Mubashir, and Hamid. Sir, can we please move to the next slide? Yes, sir. इसको पूरा थैंक यू। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी सिलेबस सिलेबस बहुत बड़ा है और स्टूडेंट्स बड़े इंटिमिडेटेड फील करते हैं कि पता नहीं इसको कैसे हैंडल करेंगे। देखें, आई कैप का जो आपका सिलेबस है उसको उठा के यहाँ पर आपके सामने रख दिया गया है, और इसके 3 सेक्शंस यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमारे जमाने में हमें इस पेपर को पूरा याद करना होता था और इसका एक एक लफ्ज हमें रटना होता था। आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपके पास है बुक। ठीक है, तो आप तो लेके जा रहे हैं अपने साथ कंपेंडियम ऑफ बेयर लॉज, और ये याद रखिए कि आप सिर्फ बेयर लॉज लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो लॉ जो कि लिखा गया है, जो कि पार्लियामेंट से बन के आया है, आप अपने साथ पेपर में वो लेके जा सकते हैं इन दैट एग्जैक्ट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो लिखा गया है, वही नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। आप किसी टीचर के शॉर्ट नोट्स नहीं लेके जा सकते, भले वो बाइंडेड फॉर्म में ही क्यों ना हो। ठीक है, सो ये जरूर पब्लिश्ड फॉर्म में क्यों ना हो, वो आप नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए हमने जो है वो सिलेबस अभी देख लीजिए, ये सिलेबस के 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहला है आपका ये वाला सेक्शन जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है, कंपनीज एक्ट। और उसके पीछे एक छोटा सा पर्सनल रीजन ये है, आई एम नॉट ब्रैगिंग और एनीथिंग, I am just, just giving you an information that basically this Companies Act that we'll study in this corporate law exam. My father was the author. He was basically a part of the team. He was the team lead फॉर दिस कंपनीज एक्ट जब ये SCCP में बन रहा था। तो इस वजह से ये कि वी कैन टेक इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एज वेल, उन्हीं ने मुझे इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई स्टडीड इन माय क्लास व्हेन आई टुक दिस एग्जाम। तो कंपनीज एक्ट है, और ये देखिए ये इसके साथ 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके रेगुलेशंस हैं और आपके रूल्स हैं। अब अगर आप इस सेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, और मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि सिलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाऊंगी, हम लोग जितने भी इस वक्त पैनल पे टीचर्स हैं, सिलेक्टिव स्टडी को कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन स्मार्ट स्टडी को जरूर रिकमेंड करेंगे। सबसे ज्यादा अच्छी तैयारी इस सेक्शन की आपने करनी है, एंड ये बात मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगर सेक्शन बी और सेक्शन सी की तैयारी आप लेट सपोज 3 दफा करते हैं, तो इसकी तैयारी आपने 4 दफा करनी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर सेफ तरीके से बात कर ली है। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर अगर मैं आ जाऊं, तो आपका सबसे ज्यादा आई कैप का जो फेवरेट पोर्शन है, इसके देखिए ये 3 पोर्शन हैं, और सबसे ज्यादा आई कैप का जो फेवरेट पोर्शन है वो है ये वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में से बहुत ज्यादा अभी तक क्वेश्चंस टेस्ट हुए हैं, और उसके बाद एनबीएफसी में से। सो ये जो वाइंडिंग अप है और ये रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट है, ये दोनों अगेन कंपनीज एक्ट के ही हिस्से हैं। और उसके बाद ये एनबीएफसी है जिसके अंदर कंपनीज ऑर्डिनेंस जो 1984 वाला था, उसके कुछ सेक्शंस हैं जो कि स्टिल आपके रेलेवेंट हैं और वैलिड हैं, अडॉप्ट किए गए हैं बाय द पार्लियामेंट। तो ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के कुछ सेक्शंस, और उसके अलावा एनबीएफसी रूल्स और एनबीएफसी रेगुलेशंस। सो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, और सेक्शन सी में से जो रेलेवेंट अदर लॉज होंगे जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेक्शन ए से लिंक करे होंगे या सेक्शन बी से लिंक करे होंगे, वो भी आपको उसके साथ ही पढ़ाए जाएंगे। सो साइमल्टेनियसली मैं अगर कहूँ ना, तो ये तीनों सेक्शंस हमारे चल रहे होंगे। ठीक है,
अब आ जाते हैं अदर लॉज, दी अदर लॉज। अदर लॉज जो कि बहुत ही एकदम इंटिमिडेटिंग और एकदम इंसान जो है ना बड़ा ही परेशान हो जाता है कि 14 अदर लॉज हैं। अब अगेन सेलेक्टिव स्टडी की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ अदर लॉज हैं, ये देख लीजिए स्पेसिफिकली, ये जो शुरू में मैंने 4 लिखे हैं ये आई के आपके बहुत ज्यादा फेवरेट हैं और डेफिनेटली ये रेलिवेंट बहुत ज्यादा है। तो इनमें से अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टेस्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा तफसील से, और तकरीबन 2-3 दफा आपको जो रिवीजन रिक्वायर्ड होगा वो इन अदर लॉज का होगा, और उसके बाद जो है वो आप एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स आप रिमेनिंग अदर लॉज को कवर करेंगे। सो इस तरह से करके सिलेबस से थोड़ी सी हमने एक दोस्ती कर ली, एक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली कि इतना भी मुश्किल सिलेबस नहीं है जितना कि लगता है कंपनी लॉ का या कॉर्पोरेट लॉ का है। सो प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच। जी जनाब, अगला प्रॉब्लम ओपन बुक पॉलिसी। और ओपन बुक पॉलिसी का ऐसा एक हवा क्रिएट हो गया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और बहुत ही स्टूडेंट्स परेशान नजर आते हैं इस बारे में। डेफिनेटली डेफिनेटली पेपर चैलेंजिंग हो गया है, और आपको उम्मीद यही रखनी चाहिए थी कि आईकैप अगर आपको ये इतना बड़ा सा कंपेंडियम अपने साथ लेके जाने की इजाजत दे रहा है तो आईकैप आपसे ये नहीं कहेगा कि आप प्रोमोटर की डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दें, आप एनबीएफसी के रूल्स कॉपी पेस्ट कर दें। डेफिनेटली तो आपसे मांगी तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जाएगी। मैंने जब स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैम हमें टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। क्यों? अच्छा, अब वो प्रॉब्लम क्यों हुआ टाइम मैनेजमेंट का? वो प्रॉब्लम इस वजह से हुआ क्योंकि आपने स्टैंडर्ड से, आपने इस कंपेंडियम से दोस्ती नहीं की थी। ये कंपेंडियम लेके आए थे आप लास्ट मंथ में, और आपने उस वक्त, क्योंकि आपको आदत थी उन शॉर्ट नोट्स की जो कि आप पढ़ रहे थे, और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप शॉर्ट नोट्स ना पढ़ें, लर्निंग के लिए डेफिनेटली आप टीचर के नोट्स इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, लेकिन कंपेंडियम आपने आज, अगर आज से मेरी मुराद कि द डे यू विल स्टार्ट टेकिंग दीज लेक्चर्स यू शुड बाय द कंपेंडियम। एंड सेकंड पॉइंट देख लीजिए, मेक योर ओन मार्केटिंग, मेक योर ओन मार्किंग स्ट्रैटेजी। कंपेंडियम कैसे मार्क करना है इंशाल्लाह आपको डिटेल से क्लासेस में जब आप हमारे पास एनरोल करेंगे सिखाया जाएगा। एक मार्किंग स्ट्रैटेजी बनानी है, ये नहीं है कि मैंने आज पर्पल हाइलाइटर है तो मैंने कुछ भी हाईलाइट कर लिया, अभी मेरे पास ऑरेंज हाइलाइटर है तो मैंने कुछ भी नहीं। You will devise one marking strategy and I will guide you how to mark this compendium so that you can use it efficiently in the exam. एग्जाम में जाके ढूंढेंगे नहीं हम लोग कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम कलर्स और सिंबल्स के साथ खेलेंगे क्योंकि आईकैप आपको लिखने की इजाजत नहीं देता टैग्स के ऊपर, ठीक है? तो ये थोड़ी सी शिकायत आईकैप से स्टूडेंट्स को है, लेकिन ये बहरहाल हमारे पास उसका भी हल मौजूद है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने फिर कंपेंडियम को रिविजिट करना है, एक दफा लेके कंपेंडियम को सजा के नहीं रख देना, आपने कंपेंडियम को दिल से लगा के रखना है एंड यू विल यूज इट एवरी डे। जब हमारी क्लास होगी मैं आपको बताऊंगी कब टाइम आ गया है अब कंपेंडियम खोल लें, ठीक है? इसके साथ आपने दोस्ती बनानी है और उसके बाद माइंड मैपिंग आपने करनी है। जहन में आपके पूरे टॉपिक का स्केच क्लियर होना चाहिए, तो ये टाइम मैनेजमेंट का मसला आपका ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। अब आ जाती है बात फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं था पेपर कैसा आ जाएगा। एक हमारे पास मॉडल पेपर था और उसके बाद अभी जो अटेम्प्ट हुई है, 2 अटेम्प्ट्स अभी हमारी हो चुकी हैं। तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि एग्जाम किस तरह का आ रहा है। प्रैक्टिस करेंगे और रिटन प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं है कि हमने आंसर देख लिया, हमने कहा ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है? नहीं, हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। दैट विल एंश्योर कि पेपर में हमारी आराम से ओपन बुक पॉलिसी का सही इस्तेमाल हो सके। और रिटन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम एक क्वेश्चन जब देखेंगे तो कंपेंडियम में वही जगह जाके खोलेंगे जहां पर उसकी रेलेवेंट प्रोविजंस आ रही हैं, ठीक है? उस वक्त अपने दिमाग से नहीं सॉल्व करेंगे, हमें आदत बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ कंपेंडियम में मूव करने की डालनी पड़ेगी, और साथ साथ हम लिख भी रहे हैं। इस तरह से वी विल ट्रेन आवर ब्रेन एंड आवर फिंगर्स के फिर पेपर के अंदर टाइम नहीं जाया होगा। वरना आधा टाइम स्टूडेंट को रेलेवेंट प्रोविजन ढूंढने में और उसको देख देख के लिखने में उनको समझ नहीं आता लिखना कैसे, ठीक? और फिर डेफिनेटली पेपर टफ हो गया, टेक्निकल हो गया, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। हम इस मामले में आपसे एग्री करते हैं, पेपर वाकई टफ हो गया है। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे तो पेपर, क्योंकि अब एप्लीकेशन वाला आ रहा है, तो फिर आपको एप्लीकेशन में किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इंशाल्लाह नहीं उठानी पड़ेगी। सर कैन यू प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू सो मच। ये देखिए अगला प्रॉब्लम मैंने कहा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लॉज रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑन अ सिंगल सिचुएशन। अच्छा, अब देखिए लॉ का असलूब क्या होता है। लॉ का जो असलूब है, मतलब जो उसका एक राइटिंग स्टाइल है,
वो ये होता है कि लॉ में कोई प्रोविजन किसी जगह आ रही होती है, कोई प्रोविजन किसी जगह आ रही होती है। अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हर जगह पे फैली हुई हैं, ठीक है। और अच्छा, ये तो सिर्फ कंपनीज एक्ट हो गया। सिक्योरिटीज एक्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है, पीएसएक्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो रूल बुक है वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने है, The Board of Directors of Professionals Limited has taken the following decision in its recent meeting. तफसील से नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह जब मेरे पास आएंगे आप लोग क्लास में एनरोल करेंगे तो तभी पता चलेगा। अभी छोटी सी बात कर लेते हैं। सेल ऑफ एंटायर इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट टोटल सेल कर दिया और इन्होंने 70% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लिया मेगा लिमिटेड में, ठीक। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखिए, एडवाइस वेदर द डायरेक्टर्स आर एक्सक्लूसिवली इंटाइटल्ड टू टेक द अबव स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक। और अगली बात करें, डिस्कस एनी 8 ऑब्लिगेशंस ऑन पीएल विद रेफरेंस टू द सेड डिसीजन। ये आपके मॉडल पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया। मूविंग फॉरवर्ड टू द आंसर, ये देखिए, any 8 obligations may be derived from regulation 12 of the listed company CCG code of corporate governance, section 96 in the light of clauses A and C, section 110 and 117 of the securities act, रेगुलेशन 24 ऑफ द लिस्टेड कंपनी सब्सटेंशियल एक्विजिशन। अब देखिए 3 जगह से आपका वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए कि डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स, ये कोविड की वजह से फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द आंसर, ये देख लीजिए यहाँ पे कहां से इनका आंसर आ रहा है। पहली बात वो कहते हैं कि ये जी इट फॉल्स अंडर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अंडर सिक्योरिटीज एक्ट। दूसरी बात वो कहते हैं एज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ हमने ये करना होता है, देयरफॉर इन द लाइट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट एंड पीएसएक्स रूल बुक हमने ये काम करना है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारा है कि क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारी जगह से और हमें उस टाइम पे पेपर में हम ढूंढ रहे हैं, हम कंपेंडियम खोल के ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे आप, आपके साथ ये 8 पॉइंट्स का मेरा एजेंडा है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करी हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह हमारी क्लास चलेगी। आपको लेक्चर दिया जाएगा जैसे कि सर ने पहले भी कहा, कॉन्सेप्ट की बेसिस पे उर्दू में सिंपल लैंग्वेज में आपको लेक्चर डिलीवर किया जाएगा एक स्टोरी की फॉर्म में, और उसकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी आपको एक्सेसिबल होगी, ठीक है। आप उसको अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको एज अ शॉर्ट नोट्स या एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने ना पूरा एक सिचुएशन पे जो लग रही है, जहां जहां से रेगुलेशंस और जहां जहां से रूल्स लग रहे हैं वो मैंने एक जगह पे आपको लेक्चर में करके दिया होगा। ना सिर्फ दिया होगा बल्कि मैंने आपको सेक्शन नंबर्स और मैंने आपको लॉ भी बताया हुआ होगा कि बेटा ये कहां से आ रहा है, ठीक है। सो अब क्या होगा, आपको ये पता है कंपेंडियम में एनबीएफसी से रिलेटेड चीज कहाँ लिखी है, आपको ये पता है कि अगर मीटिंग्स के नोटिस हैं तो कौन कौन से सेक्शंस हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे व्हाइल आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पेपर में फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर जैसे ही आपको उर्दू में वो पूरा लेक्चर समझाया जाएगा, वहीं पर ही क्लास में, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह, क्लास में आपको बेयर लॉ की क्विक स्किमिंग, क्योंकि मैंने आपको समझा तो दिया होगा कॉन्सेप्ट, तो मैं जल्दी जल्दी कहूंगी ये देखिए, ये देखिए, ये सेक्शन, ये देखिए, ये सेक्शन, आपको एक फेमिलियरिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी विद दैट सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये ओपन बुक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी में अगली चीज है माइंड मैपिंग। यहीं पर ही आपने अब माइंड मैप कर लेना, आपने कहना है अच्छा ये जो मीटिंग है इसके अंदर पोस्टल बैलेट की रेगुलेशन भी लग रही है, वहीं पर ही ना आपके जहन में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, आपने बनाना है। और ये माइंड मैप अगर इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट आप कागज पे बना लें, इंशाल्लाह आपको पास होने से कोई नहीं रोक सके। नंबर 4, आपने कंपेंडियम में मार्किंग करनी है, जो बात अभी एक थोड़ी देर पहले भी और इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी किस तरह से आपने मार्किंग करनी है। पर्सनल आपको एक बात बताऊं, मैंने जब ओपन बुक एग्जाम लास्ट टाइम दिया था तो मैंने अपनी बेटी है, मेरी बेटी है, शी इज 4 इयर्स ओल्ड, मैंने उसके वो कलर्स ले लिए थे पूरे, उसने बड़ा माइंड किया था क्योंकि हाइलाइटर के अंदर सिर्फ 6 कलर्स होते हैं, उसके पास 24 कलर्स थे, तो वो कलर्स लेके डिफरेंट तरीकों से हाईलाइट किया था और उसका बहुत फायदा मुझे हुआ था पेपर में। फिर आपके साथ रेलेवेंट केस लॉज इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे जो भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर बैठ रहे होंगे, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि क्योंकि आपने प्रैक्टिकली लॉ नहीं देखा होता तो आपको समझ नहीं आता, आप उसको रिलेट नहीं कर पाते, एक एलियन सा सब्जेक्ट लगता है। फिर पास्ट पेपर और मॉडल पेपर का डिस्कशन, 2 हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं और एक हमारे पास मॉडल पेपर है, उसके ऊपर तो इंशाल्लाह खुल के एक एक क्वेश्चन वाइज डिस्कशन होगा
और बल्कि मैं आपसे ये भी रिक्वायर करूंगी कि आप मुझे उनके आंसर्स लिख के दिखाएं, so that I can see what is going on in your mind and how well you are getting it. जी अमार अली का सवाल है, कैन यू एक्सप्लेन द केस लॉ पॉइंट इन डिटेल। अच्छा, सो अमार अली बेटा ऐसा है कि आपने कैफ 3 में, जब आपने कैफ 3 का पेपर दिया तो वहां पर आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट, कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, वैसे तो हमारा जो लॉ है वो ये कंपनीज एक्ट और उसके अलावा जो अदर लॉज है हम पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जब अदालत में एक केस गया होता है और उसके ऊपर जज का फैसला आया होता है, तो वो लॉ का जो प्रिंसिपल है वो हमें बड़ा क्लियरली समझ आ जाता है। इस तरह उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देख लेते हैं और हम कहते हैं अच्छा, अब अगर कंपनी ने ऐसा किया कि लेट सपोज कोरम पूरा नहीं था और मीटिंग करा ली और एससीसीपी को कह दिया कि हाँ जी मीटिंग हो गई है, मीटिंग कराई नहीं, मिनट्स ही कोई नहीं है, एससीसीपी को कह दिया मीटिंग हो गई है, तब क्या होगा? वाइंडिंग अप में अगर लिक्विडेटर को नहीं बुलाया, अगर डिक्लेरेशन फेक दी, मतलब इट कैन बी मिलियन सिचुएशंस दैट वी कैन टॉक अबाउट। ठीक है, सो फिर उसके बाद केस स्टडीज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी आप केस स्टडीज की लिख के इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, आपके साथ केस स्टडीज भी शेयर की जाएंगी जो कि इसी तरह से लगी होंगी जैसे कि पिछले हमने क्वेश्चंस दिखाए। अच्छा जी, फिजा कह रही है प्री रिकॉर्डेड। जी फिजा बिल्कुल, ये जो ESPM का ऑनलाइन कैंपस है यहाँ पर तमाम लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड ही होंगे, बट यू विल हैव माय फुल सपोर्ट 24/7। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट यू हैव वाया व्हाट्सएप, और लाइक वील सी मे बी वाया ईमेल और व्हाट्सएप। And point number 8, which is very very important, is our mutual dedication towards our common goal. मेरा गोल भी यही है कि आप पास करें, आपका गोल भी यही है कि आप पास करें और हम दोनों एक दूसरे को प्राउड फील करवाएं। सो इस तरह से करके ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह जब आप क्लास लेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन। अगला प्रॉब्लम, लॉ की लैंग्वेज बड़ी इंटिमिडेटिंग लगती है। Notwithstanding anything contained, save as, inter alia, ab initio, पता नहीं सेक्शन होता है, फिर उसका सब सेक्शन होता है, फिर उसकी प्रोवाइजो होती है, तो क्या किया जाए उसके लिए। ठीक है, सो ये देख लीजिए यहाँ पे ये मीम आपके साथ एक शेयर की है, शरारती क्या कहते हैं इसको, शरारती मीम, शरारती बच्चा, वॉट एवर। सो इनको मैंने नाम दिया हुआ है अपने सेशन में शरारती सेक्शंस या शरारती अल्फाज। ये वो अल्फाज हैं, कहना मैं इनको शैतानी अल्फाज चाहती थी मगर वो थोड़ा रूड लगता है। सो ये वो सेक्शंस हैं या ये वो क्वेश्चंस हैं, वो अल्फाज हैं जो कि परेशान कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको एक एक ऐसे वर्ड का मतलब समझाया जाएगा उर्दू में करके, वॉट एवर द लैंग्वेज यू वांट टू प्लीज, मतलब बड़ी लिमिटेड उर्दू, इंग्लिश, थोड़ी सी पंजाबी, बस इसके अलावा नहीं समझा पाऊंगी और किसी लैंग्वेज में, लेकिन आपको डिटेल में इंशाल्लाह करूंगी। इनका नाम ही शरारती सेक्शन है। ठीक है, और ये हर मॉड्यूल, क्योंकि आप इंशाल्लाह जब पोर्टल में एक्सेस करेंगे ना, तो मैंने मॉड्यूल्स बनाए पूरे कोर्स के, हर मॉड्यूल के एंड पे एक शरारती सेशन जो है ना वो जरूर होगा, एक या दो वीडियोस होंगी उसके ऊपर जिसके अंदर यही वाले अल्फाज या यही वाली जो है वो इसी तरह का कोई ना कोई सेक्शंस भी ऐसे हैं जो बड़े शरारती किस्म के आपको परेशान कर देते हैं। तो वो आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। जी क्वेश्चंस एक दो आ रहे हैं, मैं जरा देखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल अक्सा, इंशाल्लाह हम बिल्कुल 4 मंथ्स में अक्सा के सवाल है हम कवर कर पाएंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह हम कवर कर पाएंगे। एहसन का ये ख्याल है कि सवाल है कि हमें सेक्शन नंबर्स याद करने की जरूरत है। एहसन अभी तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपन बुक आ गया है ना, तो आप मार्क इतनी टेक्निकली करेंगे, आपको प्रोविजन पूरी याद होनी चाहिए कि अच्छा जी ठीक है मीटिंग करानी है तो क्या क्या उसके ऊपर लगेगा। अच्छा जी अगर डायरेक्टर का इलेक्शन हो रहा है तो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन हो रही है तो लिस्टेड की क्या और पब्लिक की क्या और प्राइवेट की क्या, वो तमाम चीजें याद होनी चाहिए उर्दू में आपको। ठीक है, लेकिन वो सेक्शन नंबर नहीं याद करना, सेक्शन आप मार्क इतनी स्मार्टली करेंगे कि आपको पेपर में आराम से मिलेगा। एवरेज ड्यूरेशन एक लेक्चर की नॉर्मली 30 टू 45 मिनट्स के दरमियान होती है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, क्योंकि मैं भी सर की तरह उन लेक्चर्स को अभी अपडेट कर रही हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स अभी मैं आपको नहीं बता सकती, बट ये है कि आपको पूरा पोर्टल के अंदर आपका पूरा स्केड्यूल अवेलेबल होगा, वो आप जाकर इंशाल्लाह पूरा कोर्स प्लान देखेंगे तो आपको समझ आ सकेगा। एक क्वेश्चन ऊपर था, विल देयर बी एनी बुक विच कंटेन ऑल दीज केसेस? नहीं, ये मैं आपको केसेस जो हैं कि आपको साथ साथ बीच बीच में ही एमआर करवाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा जैसे जैसे लेक्चर्स हमारे चलते जा रहे होंगे। ठीक है जी, जी जनाब, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। जी सारी बात आपके साथ हुई कि भाई ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं एग्जाम में और उन प्रॉब्लम्स का क्या हल हमारे पास है यहाँ पर ESPM में। और अब
थोड़ी सी बात, वैसे तो सर ने बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर एक टिपिकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहती हूँ। एक तो ये कि आपने क्लासेस रेगुलर लेनी है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें क्लास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर ने कह दिया होता है कि भाई क्या थ्योरी की क्लास ले रहे हो। अब आई कैप बदलता जा रहा है अपने पैंतरे, ठीक है। आई कैप पहले अगर सीधे हाथ से गुगली कराता था, आई कैप अब उल्टे हाथ से गुगली कराता है। बड़ी जोर की लगती है, चोट खा के गिर जाते हैं, थोड़ी देर के बाद होश आता है हुआ क्या था, ठीक है। सो आपने रेगुलर क्लासेस लेनी है, स्पेशली जब से पेपर्स ओपन बुक हो गए हैं, अब आपको क्लास लेने की बहुत सख्त जरूरत है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। पहले रट्टा लगा के थोड़ा शायद गुजारा चल जाता हो, मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये जो आपको लिंकेज बताइए ना, कि आपको बताएंगे कि अच्छा जी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन कौन सी प्रोविजन लग रही है और किस किस लॉ की और किस किस रूल की और किस किस रेगुलेशन की लग रही है, ये तो आपको क्लास में ही पता चल सकेगा ना, ये आप खुद से तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पेपर का क्वेश्चन कैसा आ रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया और कितनी जगह से आ रहा है, और ये आपको थोड़ा-सा डराने के लिए ही दिखाया गया था, थोड़ा-सा समझाने के लिए दिखाया गया था कि आप फिर क्लासेस में अपने आप को एनरोल करवाएँ, ठीक है? एसईएसपीएम में अगर आप एनरोल कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भी एनरोल कराना चाहते हैं आप एनरोल करवाएँ, मगर क्लासेस लें ज़रूर थ्योरेटिकल के लिए। नोट्स बनाएँ साथ-साथ, जो आपको नोट्स आपको कहे जा रहे हैं, नोट्स बनाएँ, क्लास के बाद शाम को नोट्स को रिव्यू करें और वीकेंड पे जाके बेयर एक्ट को एक-एक लफ्ज के ऊपर कैपिटलाइज करें डिटेल में। पूरी जो किताब है ना आपकी, ये जो अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले, सर अगर आप कंपेंडियम की तरफ प्लीज जा पाएं दोबारा। जी, ये जो किताब है ये यहाँ पे ऐसे सलाम पब्लिकेशन की है, लेकिन मेरा उनके साथ कोई ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इन्वॉल्व नहीं है। आप किसी भी पब्लिकेशन की लें, ये मैं रिकमेंड इसलिए करती हूँ बिकॉज इट इज वेरी कंप्लीट एंड इट डज नॉट हैव अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इनके पास ना पिछले सेशन में ऐसा हुआ था कि काफी मोटा सा कंपेंडियम था और थोड़ी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी। अब इन्होंने सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन निकाल दी है। इस किताब के साथ जब आपकी दोस्ती बनी हुई होगी, और दोस्ती आपकी जब ही बनेगी जब आप इस किताब को बार बार पढ़ेंगे, सजा नहीं देंगे एक जगह। एक एक लफ्ज को आपने वीकेंड पे जाके पढ़ना है। सर प्लीज लास्ट स्लाइड की तरफ। और एक एक लफ्ज को आपने वीकेंड पे जाके पढ़ना है। जो लेक्चर नोट्स आपने नोट किए होंगे या वो जो पीपीटी आपके साथ शेयर की होगी, उसको आपने बकायदा अच्छी तरह से बार बार अपने जहन में याद करनी है। सर अमार की ही एक टिप है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट को मुश्किल लग रहा हो, उसका बेस्ट तरीका ये है कि क्लास लेने में तो एक तो आपने नोट करना है, और क्लास लेने के बाद ना रात को जाके शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को वो पढ़ाएं। सो मेरे घर वाले बहुत हंस रहे होते थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट कि मैं, मेरे कमरे से आवाजें आ रही होती थी एंड आई यूज्ड टू टीच माय सेल्फ एंड आई यूज्ड टू स्कोल्ड माय सेल्फ अ लॉट, but alhamdulillah that helped me with this gigantic and huge task of qualifying chartered accountancy. And to tell you the truth, I took all the papers of जो अब आप जिसको CFAP MSA कहते हैं, हम लोग उसको फाइनल कहते थे। I took all the papers after getting married. एंड जो आखिरी के 3 पेपर्स हैं वो तो आई टुक आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरा काम, नंबर 2, स्केड्यूल बनाना है और आपने स्केड्यूल फॉलो करना है। फिर ये नहीं कहना बारिश अच्छी हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, अम्मी याद आ रही हैं, ये नहीं करना फिर आपने। देखिए ये जो ब्रेन है, सर ने क्योंकि ब्रेन के बारे में बड़ी बात की, बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन ये ब्रेन आपकी बॉडी का हिस्सा है। आप चाहें तो इस ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं बहुत खूबसूरती से। सो अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रिक करें, और आपने जो है ना वो बस उसको ये आदत डाल देनी है, वो घंटी बजाना शुरू कर दे, आपका टाइम हो गया 8 बजे मैंने क्लास लेनी है, ठीक है। तो आपने क्लास लेनी है 8 बजे, लाजमी क्लास लेनी है। एक स्केड्यूल बनाएं, वही स्केड्यूल फॉलो करें, नो मैटर व्हाट, उसके लिए लड़ जाएं, कुछ भी करें, मगर आपने वो स्केड्यूल फॉलो करना है। दावत इंतजार कर सकती है, पार्टी इंतजार कर सकती है, सीए इंतजार नहीं करेगा आपका। फिर मार्किंग की स्ट्रैटेजी जैसे मैं बता चुकी हूँ, एक ही स्ट्रैटेजी बनानी है, वही फॉलो करनी है। पॉइंट नंबर 4, कंपेंडियम आपका बेस्ट फ्रेंड है। अभी एक सवाल आया, कंपेंडियम के बगैर पेपर में जाएं? जी बिल्कुल नहीं जाएं कंपेंडियम के बगैर। कंपेंडियम लेके पेपर में जाना है आपने। आई कैप ने ओपन बुक किया है पेपर और बहुत टफ कर दिया है, नहीं हो सकता कंपेंडियम के बगैर। फिर नंबर 5, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ये सक्सेस किड की आपके सामने जो है वो ये तस्वीर आ रही है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपको लगता होना चाहिए मेरे से बेहतर सीए के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है, मैं बिल्कुल पास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नंबर 6, यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू शुड एक्ट लाइक वन। ये रोना धोना, आई कैप जान के फेल कर देता है, आई कैप स्टाइपेंड नहीं बढ़ाता, आई कैप ऐसा पेपर ला रहा है,
ये चीजें नहीं, जस्टिफाई नहीं करना फेलियर को। फेलियर को आपने आगे बढ़ के सीना तान के अपनाना है और आपने कहना है हाँ ये मेरा पेपर फेल हुआ था, ओके मेरे अंदर कोई कमी होगी, मे बी आई वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट नेक्स्ट टाइम मेरे से अब आई कैप देखे कि मैंने ये पेपर किस तरह से देना है। सो यू शुड एक्ट लाइक पाकिस्तान की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन अपना रहे हैं आप लोग, तो जरा उसकी तरह से बन के भी तो दिखाइए, अपने आप को साबित भी तो कीजिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के अहल हैं। और पॉइंट नंबर 7 जो मुझे क्योंकि मैं एसबीएम की एलिमन आई हूँ, तो सर मसूद ने बचपन से, मतलब सीए के बचपन से, तो एक बात समझाई उन्होंने कहा बी हैप्पी, खुश रहना, ये रोना धोना नहीं करना कि हाय मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया है, मैं सीए में, मैं कौन सा वक्त था कि मैं सीए में आ गया या आ गई। खुश रहें, और जो भी आपका फेथ है, आप जिस भी फेथ से आपका ताल्लुक है, जो जो भी आपका रिलीजन है, आपने बिलीव करना है कि आपको जरूर इंशाल्लाह कुदरत आपके साथ है और जरूर इंशाल्लाह आपको सक्सेस होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन माय क्लास very soon, matlab not see you all but like to interact with you all via the mediums that we will use. Wish you all the best for the upcoming attempt inshallah जी। सवाल ये है कि कंपेंडियम कहाँ से मिल सकता है? ये किसी भी बुक स्टोर पे आपको बहुत आराम से मिल सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, सर।